बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 पर्सनैलिटी। टॉपिक है मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी में हम देखते हैं कि चूँकि पर्सनैलिटी को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, उसका मॉरल एस्पेक्ट क्या है। मॉरल एस्पेक्ट ये है कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपने घर में, अपनी सोसाइटी में अगर वो महसूस किया जाता है कि वो ट्रस्टवर्दी है और वो एहसास ज़िम्मेदार है, जो उसकी सलाहियतें हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहा है और उन ज़िम्मेदारियों के हवाले से वो अकाउंटेबल भी है, यानी अपने किए हुए एक्शन के हवाले से वो उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करता है, तो हम समझते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी का मॉरल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉरल एस्पेक्ट्स को आप करेक्टर भी कह सकते हैं कि एक इंसान का जितना अच्छा करेक्टर होगा उतना मॉरल वाइज उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा गरूम होगी। तो ये जो मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी के हवाले से 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी के ऊपर मॉरल वाइज असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले बच्चे की फैमिली होती है, फिर उसका पेयर ग्रुप होता है, फिर उसका स्कूल है और उसके साथ साथ उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूल की एजुकेशन अलग है और मदरसा की एजुकेशन अलग है। Every person feels good when he sense that he is being trusted। एक इंसान बहुत अच्छा फील करता है जब वो ये महसूस करता है कि वो ट्रस्टेड है, वो काबिल भरोसा है। गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती है, टू डू सर्टन थिंग्स इक्वल टू एंड इन लाइन विद हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के मुताबिक तो वो जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाता है। एंड हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन, और अपने किए हुए एक्शन का जिम्मेदार या अकाउंटेबल होता है। द करेक्टर ऑफ अ पर्सन इज द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। किसी भी इंसान का जो करेक्टर है उसका मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, यानी उसका जो रुख है, एस्पेक्ट का मतलब रुख होना, उसका पर्सनैलिटी का मॉरल के हिसाब से रुख बनता है। देयर आर 4 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की करेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर? सबसे पहले फैमिली, पेयर ग्रुप, स्कूल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंसिंग मॉरल बिहेवियर। सबसे पहले हमने फैमिली पढ़ा, तो फैमिली में देखें, एक बच्चा अपने घर में जब आंख खोलता है तो दिन ब दिन जब वो बड़ा होता जाता है, डे बाय डे, तो जो वो देखता है वही वो सीखता जाता है। अब उस घर के अंदर क्या सही माना जा रहा है उसी को वो सही मानता है, क्या उस घर के अंदर गलत माना जा रहा है उसी तरह की बातों को, उसी तरह की चीज़ों को वो गलत मानता है, और इस तरह से उसकी तरबियत हो रही है। और इसी तरह से अगर वो तरबियत उस सोसाइटी के मुताबिक होगी तो अप टू स्टैंडर्ड होगी और एक बेहतरीन पिक्चर बच्चे की मोरालिटी के हिसाब से पेश करेगी, क्योंकि वही जो घर के अंदर बच्चे की पिक्चर तरबियत हुई है राइट एंड रॉन्ग के हवाले से, मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से, अगर वही चीज़ें सोसाइटी में भी उसे वैसे मिलती हैं तो बच्चा सोसाइटी के हवाले से करेक्टरेबल पर्सन कहलाता है। फैमिली इज द मेजर फैक्टर इन द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। थ्रू फैमिली द चाइल्ड सीज अ स्टैंडर्ड पिक्चर ऑफ बिहेवियर अप्रोप्रिएट फॉर वेरिंग ओकेजन्स। मुख्तलिफ मौके जैसे आते रहते हैं और उसमें जो उस मौके के अंदर जो जो चीज़ें बच्चे लर्न करता है, सीखता है, वो उसकी स्टैंडर्ड पिक्चर उसके जहन में बनती जाती है। सेकंड है जी पेयर ग्रुप। पेयर ग्रुप बच्चे की एज के हैं, एज की फेलो जो है, एज फेलो कहाँ से बच्चे को मिलेंगे? घर से जैसे निकलेगा तो गली मोहल्ले में उसे मिलेंगे, अपने रिलेटिव्स में अपने उसके कज़न मिलेंगे, और जब स्कूल में जाएगा तो उसके क्लास फेलो मिलेंगे। ये उसका पेयर ग्रुप है। और जब पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है और जो घर से उसने सीखा हुआ होता है तो वो देखता है कि उसकी शख्सियत में क्या चीज़ें जो हैं वो उन एज ग्रुप के हवाले से एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। जो दूसरे बच्चे उसकी या उस में जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब सोशली वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं और बच्चा, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। और जो बातें, जो चीज़ें उसकी एज ग्रुप के बच्चे नापसंद करते हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से स्किप करने की कोशिश करता है। पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली टू सोशल अप्रूवल और सोशल एक्सेप्टेंस। पीपल या कोई भी लोग हैं, जो चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो वो स्ट्रांगली
जो चीज़ें सोशल आपके पास सोशल अप्रूवल में आती हैं उसकी सोशल एक्सेप्टेंस बनती जाती है। वी ऑल विश टू बी एक्सेप्टेड, हमारी वी ऑल विश टू बी एक्सेप्टेड स्पेशली बाय आवर पीयर ग्रुप। हमारा वो सारा ही एक्सेप्ट हो जाता है जो हमारे पीयर ग्रुप जिसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। जैसे जो ड्रेस हमने पहना हुआ है अगर बाकी लोग उसे पसंद करते हैं तो हम उसी तरह की ड्रेसिंग करते रहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू बी इन, और उसी तरह से बाकी जितनी भी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल होती हैं वो करते रहते हैं, जो नहीं होती उसको अपनी लाइफ से स्किप करते जाते हैं। थर्ड है स्कूल। स्कूल में क्या है, अब बच्चे तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ करिकुलम है, और उस करिकुलम में छोटे लेवल पे खासतौर पर एलिमेंट्री लेवल तक जो है करिकुलम के अंदर ये चीज़ें शामिल की जाती हैं कि बच्चे की मॉरल ट्रेनिंग सोसाइटी के हिसाब से कैसे की जाए। क्योंकि मॉरल ट्रेनिंग के बगैर बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने अपने इर्द गिर्द के जो सर्कल में लोग हैं, जिसमें मेरे बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, असातिज़ा हैं, मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, उनके साथ मैंने किस तरह से इंटरेक्शन करना है और किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से मैंने किसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि हर तरह की जो रिलेशन है उसमें रिस्पेक्ट देने का जो अंदाज है वो मुख्तलिफ होता है। तो स्कूल के करिकुलम के अंदर स्पेशली इसी तरह की ये चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि बच्चा डिसरिस्पेक्ट जो अथॉरिटी की होती है, जिससे जो उससे रिलेटेड लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके साथ हैं, उसकी शख्सियत उस तरफ ना जाए। मॉरल ट्रेनिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम। मॉरल ट्रेनिंग जो है वो करिकुलम में शामिल की जाती है, स्पेशली इन द एलिमेंट्री ग्रेड एंड हाई स्कूल। द प्रिविलेंट डिसरिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी वाज वन ऑफ द रीजन फॉर एम्फसाइज ऑन मॉरल एजुकेशन। ताकि अथॉरिटी की एहतराम करवाया जा सके, उसकी डिसरिस्पेक्ट की तरफ बच्चा न जाए, इसलिए मॉरल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है, और इसीलिए इसे सिलेबस में शामिल भी किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास जैसे स्कूल आपके पास जनरल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो हमारा क्या आ जाता है, मदरसा आ जाता है। अब बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जो फोकस है सबसे ज़्यादा वो मोरालिटी के ऊपर ही है, कि हम समझते हैं कि दीन में हम सबसे ज़्यादा जो एक बच्चे की इस्लाह के ऊपर काम करते हैं वो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर ही करते हैं, ताकि बच्चे को बताया जाए कि उसके ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, और एक करेक्टर वाली जो शख्सियत है वो किस तरह की होती है। इस तरह बाकी मज़ाहिब जो है वो भी मोरालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बहरहाल जितना दीन इस्लाम के हवाले से इसके ऊपर फोकस है, शायद ही किसी दीन में इतनी ज़्यादा इसको अहमियत दी गई हो। द रिलीजियस institution have a very strong effect on moral aspect of personality. Every religion has very high standard of morality. हर जो रिलीजन है उसके स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मॉरल बिहेवियर को अब हम पढ़ते हैं। मॉरल बिहेवियर को समझने के लिए ना, मॉरल बिहेवियर के मॉरल एक बच्चे का जो बिहेवियर है वो मॉरल कैसे बनता है। तो सारे बच्चे जो है वो गेम खेलते हैं। गर्ल्स जैसे इंडोर गेम खेलना पसंद करती हैं, बॉयज़ आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। बहर जो भी बच्चे गेम खेलते हैं, बच्चे से फिर वो बड़े होने होते हैं, तो साफ ज़ाहिर उनके लिए कोई ना गेम के लिए कोई ना कोई रूल सेट करते हैं और उस रूल के मुताबिक फिर चलते हैं। जहाँ से कोई बच्चा रूल से हट के खेलना चाहता है तो वो कहते हैं कि देखो जी ये चीटिंग हो रही है, या आपने रूल नहीं माना, इस तरह से ये गलत है, या आप इस तरह से हो गए हो, ठीक है ना। तो ये सारे उसके ऊपर फिर कन्वर्सेशन और डिस्कशन और बहस मुबासा शुरू हो जाता है। चूंकि रूल्स बनाए होते हैं उसी को फॉलो करना होता है, जो फॉलो नहीं करता उसके ऊपर साफ ज़ाहिर उसको फिर कहा जाता है, मलामत की जाती है कि आप रूल को फॉलो नहीं कर ले। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजारना भी जब है तो वो बिना रूल कैसे हो सकता है। यही बात एक इंडिविजुअल को समझनी होती है और समझानी होती है कि जिस तरह खेलने के लिए रूल ज़रूरी है, इस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए भी रूल ज़रूरी हैं। उसकी सिर्फ रूल ज़रूरी नहीं है, उसकी एहतराम, उसकी ओबीडेंस रूल का होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके हवाले से फिर 4 अप्रोचेज़ हैं डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के हिसाब से, उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले साइको एनालिटिक अप्रोच है, दूसरी सोशल अप्रोच, इन आपके पास सोशल ग्रुप अप्रोच है, तीसरी लर्निंग थ्योरी, एंड फोर्थ आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच है। तो सबसे पहले साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास साइको एनालिटिक में 3 लेवल होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो।
और सुपर ईगो जो है वो टोटली बेस करती है मोरालिटी के ऊपर। यानी सुपर ईगो का मतलब क्या है कि एक इंसान खुद से अपने ऊपर लाइफ में लागू करता है कि उसके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, अपनी सोसाइटी के हिसाब से उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। और जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो क्या सही है क्या सही नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर सुपर ईगो वाली जो स्टेज है वो डोमिनेट हो गई है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी में सुपर ईगो को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट व्हेन द सुपर ईगो डोमिनेट्स द इंडिविजुअल, he or she is good because he or she has a conscience that tell him or her to be good। कि जब सुपर ईगो वाली स्टेज डोमिनेट हो जाएगी है तो वो अगर अच्छे हैं तो इस बात का एहसास रहता है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, कि वो अच्छे हैं और अच्छे समझे जाते हैं। उसके बाद लर्निंग थ्योरी अप्रोच में ऐसे देखेंगे एक इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारता है, फिर वो अपने पीयर ग्रुप के साथ, फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, सोसाइटी में आता है। तो वो जो जो देखता जाता है वही वो लर्न करता जाता है, उसी के हवाले से ट्रेंड होता जाता है और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करता जाता है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऐड करता जाता है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ से निकालता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे वही करते हैं जो अपने वालिदैन को करता देखते हैं, सिर्फ वो नहीं करते जो वालिदैन कहते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट आपके पास सोशल ग्रुप अप्रोच है। सोशल ग्रुप अप्रोच में फिर बच्चा जब सोसाइटी के अंदर आता है तो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है उस इंडिविजुअल के हवाले से उसको अपनी लाइफ में ऐड कर लेता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता उसे रिमूव कर देता है। इट क्लेम्स दैट वी हैव द वे डू बिकॉज पीपल एक्सेप्ट अस टू बिहेव दैट वे। उसी तरह का बिहेव करने की कोशिश करता है जिस तरह का बिहेव करते हुए लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच में इंटेलिजेंस आ जाती है। इसके इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है मॉरल कंट्रोल के हवाले से, कि एक इंसान जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसका मोरालिटी के हवाले से उतना कंट्रोल ज़्यादा होगा, जितना इंटेलिजेंस कम होता है उतनी मोरालिटी के हवाले से कंट्रोल कम होता है। आप देखते हैं ना, राइट और रॉन्ग का पता बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन अमल सारे नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंटली जो इंसान जितना ज़्यादा ज़हीन होता है उसका अमल उसी हिसाब से बेहतर होता जाता है, और जब नहीं ज़हीन कम होता है तो ये एक हद तक उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि हम इस बात से इत्तेफाक करें। पांचवा पॉइंट हम पढ़ते हैं मॉरल कोड। मॉरल कोड में सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल में दो ही बातें हैं समझाई गई हैं किसी भी एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में, कि जो हमारी बेसिक नीड है, बचपन से हमारी बेसिक नीड फूड है, कि जैसे हम दुनिया में आते हैं तो हमारा खाना तब से स्टार्ट हो जाता है, और जैसे हम जवान होते हैं तो हमारी सेक्स की नीड हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है। इन दोनों चीज़ों की हमारी लाइफ में भूख होती है। अब ये दोनों चीज़ें हम जो हैं लाइफ में इसकी रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जब जैसे जहाँ मिला वो हमने खा लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, बल्कि उसके ऊपर कंट्रोल होना कि क्या खाना है और कहाँ पे ये चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है, ये दोनों चीज़ें जो हैं उसके हवाले से सेल्फ रेगुलेट होना जो है वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर आता है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा सेल्फ रेगुलेट होगा इन दो चीज़ों के हवाले से उतना उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मोरालिटी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट आपके पास फार्टिट्यूड में इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। जैसे कि इंसान को गुस्सा तो आता है, अब गुस्सा सही जगह पर आना, तो ये आपके पास फार्टिट्यूड के अंदर आ जाता है। आपके पास के एक इंडिविजुअल मोरालिटी वाइज ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से जस्टिस के बगैर लाइफ कैसे गुजर सकती है? जस्टिस यही है कि जो हम अपने लिए ठीक समझे वो फिर सबके लिए ठीक समझें, जो अपने लिए ठीक ना समझे वो बाकियों के लिए भी ठीक ना समझे, यानी वो जो भी बात है वो अपने समेत सबके ऊपर लागू हो रही हो, तो जस्टिस वाली आपकी जो है वो आपकी बिहेवियर है। अगर ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपने लिए कानून और है, दूसरों के लिए आप और तरह से सोचते हैं, तो फिर आप जस्टिस वाली कैफियत के अंदर नहीं है। टू ऑल विच इनक्लाइंस मैन टू रेंडर ईच वन हैज ड्यू, जिसका जो हक बनता है उसे वही मिलना चाहिए। प्रूडेंस और टैक्ट का है आपके पास के ह्यूमन एक्शन। एक इंडिविजुअल मुसलसल जब लाइफ हम गुजारते जाते हैं तो हम मुख्तलिफ लम्हों में मुख्तलिफ काम करते जाते हैं, तो इंसाफ के साथ गाइडेंस एंड कंट्रोल हमारे ह्यूमन एक्शन में जो है अगर हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी लाइफ टेक्टफुल है, प्रूडेंस है और हम मोरालिटी के हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? मोरालिटी जनरल आपके पास राइट एंड रॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो आपके पास एथिक्स से रिलेटेड है। हर माशरे की सोसाइटी
सोसाइटी की कुछ ऐसी एथिक्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, सारी दुनिया में एक जैसी हैं। जैसे झूठ है सारी दुनिया में रॉन्ग समझा जाता है और सच सारी दुनिया में राइट समझा जाता है। बाकी बाकी कुछ चीज़ें जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी भी करती हैं है? लेकिन जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक जिंदगी है तो ठीक है, उसके मुताबिक नहीं है तो फिर मोरालिटी में इम्बैलेंस है। उसके बाद ऑर्डर है, और आप ऑर्डर का मतलब तरतीब है कि एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो इंसान एक तरतीब को फॉलो करता है वो इंसान ज़्यादा कामयाब रहता है। तो इसलिए मोरालिटी का ये भी असूल है मॉरल कोड का कि एक इंसान की ज़िंदगी में ऑर्डर होना चाहिए। तो जितना ऑर्डर होगा, तरतीब होगा, उतने इंसान की लाइफ स्मूथ गुजरेगी। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड देयर शुड बी एन ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ। उम्मीद है कि मॉरल एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी जो है वो आपको समझ आ गई होगी। जनरल सी बातें हैं कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से एक इंसान की क्या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसकी चीज़ों की, उसके अमल की, उसकी बातों की, ओवरऑल उसकी मुकम्मल जो शख्सियत है उसके तमाम पहलुओं की इस सोसाइटी में जितनी बेहतर और ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी उतना मोरालिटी वाइज इंसान उस सोसाइटी के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।